हेलो लर्नर्स। आज हम अपने सेल बायोलॉजी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक से एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझेंगे। यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग रोल प्ले करते हुए पाएंगे। यहाँ पे मैंने प्रयास किया है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो भी प्रोटीन्स हो, जितने भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हो, इम्पोर्टेंटली जो आमतौर पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी चैप्टर्स में क्लासेज में डिस्कस किया जा रहा हो, उन सबों को मैंने समेटने का प्रयास किया। यहाँ पे हम समझेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में यह बड़ी ही आम बात है और आमतौर पे सभी को मालूम होती है कि यह एटीपी ड्रिवन प्रोसेस है। एक्टिव से सक्रिय भाव स्पष्ट होता है, जिसमें हम समझ सकते हैं कि यह वैसा तरीका है जहाँ पे सेल एटीपी का यूज कर कुछ खास सॉल्यूट्स को किसी एक साइड, जहाँ पे वो पहले से हाई कंसंट्रेशन में मौजूद हो, वहीं पे ज़्यादा मात्रा में जमा करने लगती है। यह प्रक्रिया एटीपी ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। आगे हम अलग अलग उदाहरणों से समझेंगे कि यह प्रक्रिया कहाँ कहाँ होती है। इधर इस ओर बढ़ने से पहले हम इसके टाइप्स को लेते चलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेनली दो टाइप्स के एक्सप्लेन किए गए, या तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आमतौर पे देखा जाता है कि केवल एक मॉलिक्यूल या फिर एक पंप के द्वारा एक डायरेक्शन में, यानी कि अपहिल में, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ऐसा करने के लिए एटीपी हाइड्रोलाइसिस, रिडॉक्स रिएक्शन या लाइट एब्जॉर्प्शन देखा गया है अलग अलग सेल्स में, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है। रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में देखा गया है। वहीं लाइट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा हेलोबैक्टीरिया में देखा गया है। वैसे बैक्टीरिया जो साल्टी कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। यह मोड हुआ उनके एनर्जी जनरेट करने का, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इन एनर्जी का यूज कर वह लोअर से हायर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सोडियम पोटासियम एटीपेज। इसमें आमतौर पे सेल में ऑब्जर्व किया गया है कि सेल सोडियम प्लस कम मात्रा में, वहीं पोटासियम प्लस हाई कंसंट्रेशन में अपने अंदर मेंटेन करता है। इस प्रोसेस में एक एटीपी हाइड्रोलाइज होता है। इसका मतलब कि ट्राइफॉस्फेट के थर्ड फॉस्फेट का ब्रेकडाउन होता है और 9 पॉइंट समथिंग एनर्जी रिलीज होता है, जिससे 3 सोडियम प्लस सोडियम पोटासियम एटीपेज से होते हुए बाहर की ओर जाते हैं, वहीं 2 पोटासियम प्लस सोडियम पोटासियम एटीपेज से होते हुए अंदर को आते हैं। इस पूरे प्रोसेस को सबसे पहले 1957 में जेम्स स्कॉ ने डिस्कवर किया था।
अब हम इसके स्ट्रक्चर, सोडियम पोटासियम एटीपीज के स्ट्रक्चर से परिचित होते हैं, जो रोल प्ले करता है सेल के अंदर लो सोडियम और हाई पोटासियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन कर। यह एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जो हम अलग अलग एटीपीज में भी पाते हैं। आगे हम अलग अलग एटीपीज से को भी समझेंगे। सोडियम पोटासियम एटीपीज दो सब यूनिट से बनते हैं, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन बीटा सब यूनिट से। अल्फा सब यूनिट के दो रोल्स होते हैं, पहला एटीपी हाइड्रोलाइसिस और दूसरा आयन पंपिंग। वहीं बीटा सब यूनिट एटीपीज की पोजीशनिंग में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काम करता है। यानी कि बीटा सब यूनिट एक एंकर की तरह काम करता है जो पूरे के पूरे एटीपीज को मेम्ब्रेन से बाउंड रखता है, और यह ऑब्जर्व किया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सोडियम पोटासियम पंप को लेके एक केस स्टडी की गई है, जिसमें सेल में सोडियम पोटासियम पंप इनहिबिटर पाया गया है। सोडियम पोटासियम पंप इनहिबिटर्स में एक है कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड्स। ये मेनली दो तरह के पाए जाते हैं, डिजिटैलिस और ओआबेन। इनका रोल है कि ये इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटासियम पंप के डीफॉस्फोराइलेशन में, यानी कि एटीपी से एनर्जी जनरेट होने में यह डिजिटैलिस अवरोध पैदा करता है। और इसके एप्लीकेशन का मेथड है कि आमतौर पे इसे मेम्ब्रेन पे या एक्स्ट्रा सेलुलर फेस पे अप्लाई किया जाता है। डिजिटैलिस का यूज कॉन्जेस्टिव हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट में देखा गया है। यह इंक्रीज करता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का, जो कि हेल्पफुल है कॉन्जेस्टिव हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट में। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ कैल्शियम पंप, जो मेंटेन करता है कैल्शियम के लो कंसंट्रेशन को सेल के अंदर। इसके लिए यह कैल्शियम को सेल्स से बाहर की ओर पंप करता है। इसका स्ट्रक्चर, कैल्शियम पंप का स्ट्रक्चर सोडियम पोटासियम पंप से मिलता जुलता है, और यह उसी के तरह एटीपी हाइड्रोलाइसिस के द्वारा एनर्जी जनरेट करता है। हम अपने अगले वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीपीज एंजाइम के बारे में समझेंगे, जो कि डिफरेंट आयनिक मॉलिक्यूल्स को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने में एक बेहतर रोल प्ले करता है। थैंक यू।